सियासी चाय की प्याली में उठा तूफान बैंड बाजा पार्टियों की हैसियत से ज्यादा है या किसी की बिसात से कम? जमाने के बदले अंदाजों में सवाल आपके, जवाब चौधरी शुजात के। वो इनका एक अदारा है ISI, उसको तो वो तो सियासत में इंटरफेयर करते हैं ना। सियासत में ना तो कुछ बैद होता है और ना ही हतमी। इमरान खान अभी तो ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन उन पे दबाव बहुत है, हुकूमत करने का भी और गिराने का भी। पेशावर एयरपोर्ट पे उतरते हवाई जहाज पे बरसती गोलियां इस बात का वाज़े ऐलान है कि हम वजीरिस्तान में ऑपरेशन कर तो रहे हैं, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल शहरों में आएगा और जल्द आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। पाकिस्तानी सियासत में हमने हमेशा से पिछले 67 साल में बड़े बड़े दावे सुने हैं। कभी तहरीकें लाने के दावे, कभी सुनामी लाने के दावे और कभी इनकलाब लाने के दावे। और आजकल इनकलाब का बड़ा चर्चा है, बड़ा शोर सुना था, लेकिन ये इनकलाब आखिर गया कहाँ? अब पाकिस्तानी अवाम इसे ढूंढने से भी ढूंढ नहीं पा रही। बहुत से लोग मुंतज़िर हैं कि इस इनकलाब का आगाज़ क्या होगा और उसके बाद अंजाम क्या होगा। बड़े दावे से कहा जा रहा था कि इनकलाब आएगा तो पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी और एक हकीकी जमहूरियत आ जाएगी। आज जिस सियासी शख्सियत के साथ, कदावर सियासी शख्सियत के साथ मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान की सियासत में उन्हें किंग मेकर कहा जाता है। उन्होंने बड़े बड़े किंग्स बनाए हैं, बड़े बड़े किंग्स गिराए भी हैं। और आजकल जिस इनकलाब का आप चर्चा सुन रहे हैं, उस इनकलाब के एक रूह रवां वो भी हैं। जनाब, मैं मौजूद हूँ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके घर पर। उनसे कुछ बातें करेंगे सियासी खट्टी मीठी इनकलाब के तौर पे, ख़ास तौर पे उनसे बात करेंगे कि किधर गया है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी शुजात साहब। चौधरी साहब, इनकलाब किधर गया? आया और चला भी गया? दरअसल इनकलाब के जो है मतलब गलत लिया जा रहा है। इनकलाब कई किस्म के इनकलाब होते हैं। जो चीज़ हट के की जाए, जो बढ़ के की जाए, उसको हम इनकलाब कह सकते हैं। इसी तरीके से ये भी इनकलाब, ज़ालिमाना इनकलाब जो लाए शहबाज शरीफ साहब के, इतनी जानें मार दी और अभी तक मर रहे हैं लोग, इसको भी इनकलाब कह सकते हैं। जब भी इनकलाब लेके आते हैं ताहिर कादरी साहब, या जब भी नारा लगा के आते हैं, उसके बाद वो कनाडा चले जाते हैं, तो इस दफ़ा आपको तवक्को है कि वो इनकलाब अधूरा छोड़ के कनाडा नहीं जाएंगे? नहीं, अभी वो यहीं पर रहेंगे। कनाडा जाना आना गलत बात नहीं है, लेकिन अब वो मुस्तकिल तौर के ऊपर यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। अच्छा, आपका ये इनकलाब, आपकी ये तहरीक हुकूमत गिराने के लिए है? हुकूमत तो खुद गिर जाएगी, हमें गिराने की जगह। कैसे गिर जाएगी और कब तक गिर जाएगी? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल एक न एक दिन तो गिरना ही है। अब 5 साल पूरे नहीं करते। पहले हमारा ख्याल था कि 5 साल पूरे कर जाएँ तो बेहतर है, ये एक रवायत पैदा हो जाए तो 5 साल भी पूरे होते हैं, लेकिन अब मुझे नजर नहीं आ रहा। ये साल पूरा कर जाएगी आपके नज़दीक गवर्नमेंट? ये शेख रशीद साहब की अगर सुना जाए, वो तो कहते हैं ईद से पहले ईद की कुर्बानी होगी। लेकिन शेख साहब तो पिछले गवर्नमेंट के बारे में भी यही कहते रहे, पीपल्स पार्टी की, कि गिर जाएगी, लेकिन 5 साल वो निकाल गए। पिछली दफ़ा 5 साल निकाल गए। वो हमने सब ने ये प्लान किया था, सब ने ये मनसूबा बनाया था, इनको 5 साल गुजारने दें, ठीक, ताकि उसके बाद दोबारा वापस ना आ सके। वही बात हुई। तो अब आपने मंसूबा बना लिया है कि नवाज शरीफ को 5 साल पूरे नहीं करने देने? वो खुद नहीं करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं 5 साल पूरे करें, लेकिन वो खुद नीयत ही नहीं है उनकी, इरादे नहीं है उनको पूरे करने। चौधरी साहब, मैं समझना चाह रही हूँ और जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त आपको करोड़ों, वो भी समझना चाह रहे हैं कि कैसे, क्योंकि कुछ लोग मुतमईन भी हैं नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से, उन्हें तो सब अच्छा नज़र आता है, लेकिन आप माशाल्लाह इतने ज़ीरक सियासतदान हैं, आपको अगर कहीं गड़बड़ नज़र आ रही है तो वो गड़बड़ बताएं कि मियाँ साहब क्या गलत कर रहे हैं। 1 काम, 2 काम, 3 काम के बस, उसके बाद तो वो गए। वो हमेशा उन्होंने किया एक काम, जो उन्होंने एक सबसे बड़ी जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके साथ मतका लगाना जो है ना, सबसे काम शुरू किया। पहले वो आर्मी चीफ के साथ मुकाबला करते थे, काकड़ साहब के साथ किया, खालिद साहब के साथ किया, फिर उसके बाद उन्होंने मिशेल साहब के साथ किया, फिर उनके साथ जनरल गौर थे उनके साथ किया। तो अब इस दफ़ा उन्होंने महाजराई जो की है ना, वो स्पाई के साथ की है। स्पाई की जो महाजराई है वो उनको ले डूबेगी।
चौधरी साहब, आपके फ़ौज के साथ ताल्लुकात हमेशा माशाल्लाह बड़े अच्छे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का मामला बिल्कुल उलट है, हमेशा कशीदा रहे हैं। तो कसूर आप किसका समझते हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह फ़ौज को बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अपने अपने सोच का कसूर होता है ना, कि अगर वो हो जाते हैं ऐसे कि मेरी सुपरमेसी हो फौज के ऊपर, फौज मेरे अंडर हो, तो किसकी सोच का कसूर है, नवाज शरीफ साहब की या फ़ौज की? ये फौज तो सही सही चल रही है। फौज तो उनको कहती है सही चलते रहो, तो हम चलते रहे। तो मियाँ साहब की सोच में कहाँ गलती है फ़ौज को लेके? वो उनकी आदत उनकी उनकी क्या आदत है मियाँ साहब? आदत उनकी ये है कि बस फौज के साथ देखिए, मिसालें देख रही हैं, 5 तो मिसालें मैंने पहले बताई हैं आपको। हर एक के साथ फड्डा डाला, लेकिन इस दफ़ा का फड्डा जो है ना वो मुश्किल है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक सिपाही से लेकर जनरल तक हर महीने एक फर्स्ट रिपोर्ट होती है, वो जाती है अच्छा, हर महीने, सिपाही से लेकर जनरल तक। ठीक। उसमें 90% लोगों ने कहा है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये गलत गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, तो आर्मी चीफ भी अब कुछ करना चाहिए, वो भी नहीं कर सकते। लेकिन वो तो आईनी तौर पर सरबराह है ना, बॉस हैं आर्मी चीफ के मियाँ जी। साहब। तो फिर बॉस बनना चाहिए, बॉस बन कर रहे हैं ना, महाज रहना शुरू कर दें। अच्छा, बॉस बने, महाजाराई ना करें। जी। तो मियाँ साहब अगर अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं तो वो फौज को अपसेट कर देता है। आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करके लंडे से दो बैच मंगवा के एक आदमी को लगा दें, ये आईनी इख्तियारात में तो आता है कि नहीं आता? ये लंडे से बैच मंगवाए तो एक आदमी को ऐसा कुर्सी में बिठा के उसके ऊपर बैच लगा दिए, तुम DGIS से बन गए हो। मतलब जो मिसालें तो मिलती हैं ना, मिसालों से पता चलता है ना। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या मशवरा देंगे मियाँ साहब को? आप बड़े अच्छे मशवरे उनको माजी में देते रहे हैं कि फ़ौज का एतमाद लेने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? पीछे हट जाए? ये पीछे नहीं हट रहे, लेकिन अब देखें, अब उनको वो भी 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। आप भी वज़ीर आज़म रहे हैं, आप एक वज़ीर आज़म के तौर पे वज़ीर आज़म को क्या मशवरा देंगे? वो 3 दफ़ा रहे हैं, मैं तो चंद मार रहा हूँ। अच्छा, आपकी बातों से मुझे ऐसा तासुर मिल रहा है, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अगर मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि शायद फ़ौज या कोई और अनासर जो कि फ़ौज के पीछे खड़े हैं वो खुश नहीं हैं मियाँ साहब से, और इसलिए ये सारी तहरीक, ये सारा इनकलाब चल रहा है। क्या ऐसी बात है? नहीं, फ़ौज के साथ जो खड़े हैं, फ़ौज के साथ तो सबको खड़ा होना चाहिए। अब इस वक्त वहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है उसको भी सबटाज करिए। देखें ना, इतना बड़ा ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हुआ है, और बजाय इसके कि उनकी दाद की जाए, उनको सराहा जाए, उनकी मदद की जाए, तो उसके बरक्स इन्होंने एक ऐसा काम शुरू कर दिया लाहौर में कि सारी टेंशन जो है लाहौर के लोगों की वो इस तरफ इनके ज़ालिमाना इक़दाम की तरफ हो गई है। तो इस ऑपरेशन पर तो मियाँ साहब भी फ़ौज के साथ ही खड़े हैं ना। शहबाज शरीफ साहब भी इश्तिहार दे रहे हैं रोज़ कि कौम की बका की जंग है, IDPs का तो कैंप लगा इनकी दिया। तो हुकूमत ही इख्तियार में चल रही है। क्या इस सारे इनकलाब में कहीं फ़ौज की नाराज़गी का एलिमेंट शामिल है? ये फ़ौज का हमारे इसी इनकलाब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सारे इनकलाब में फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर कादिर साहब ने जो कोर कमांडर साहब को आवाज़ दी, उनको बुलाया, फिर वो भी गलत था? नहीं, कोर कमांडर साहब को वो कोर कमांडर साहब का नाम ले लिया ना उन्होंने, लेकिन असल में बात ये थी कि वो चाहते थे कि मैं पुलिस के स्कॉट के साथ नहीं जाना चाहता घर जाने का मसला था ना। जैसे वो आए तो अब मुझे लेके जाए घर, तो मतलब ये था कि फ़ौज का मतलब ये होता है कि अगर उनको रेंजर सप्लाई दे दी जाती, रेंजर लेके चली जाती। मेरे पास रेंजर कई दफ़ा आई है, कई लोगों के पास रेंजर जाती है, तो रेंजर उनको पुलिस को दिया, रेंजर उनको घर पहुँचा देती, वो उनका काम पूरा हो जाता। लेकिन उसमें हटदर्मी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चौधरी साहब, इसके अलावा भी आपको याद होगा कि उन्होंने आने से पहले कहा था कि फ़ौज इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल ले। फिर जब उनका लाहौर डाइवर्ट किया गया, उन्होंने फ़ौज को कहा कि आएँ जी, आप लाहौर एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लें। तो क्या ये हकीकी जमहूरी रवैया है? क्योंकि आपका तो एक जमहूरी सफ़र रहा है। नहीं, ये फ़ौज का नहीं उन्होंने कहा था कि फ़ौज आगे संभाले। फ़ौज को तो इस्लामाबाद तो वैसे जो एयरपोर्ट है वो फ़ौज के पास नहीं है,
वो तो वैसे फौज चौधरी के साहब पास भी नहीं। उनका रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट फौज कंट्रोल संभाल ले। नहीं वो एयरफोर्स से लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है ना वो एयरफोर्स के पास है। जैसे मतलब एयरफोर्स से लेकर वो फौज आ जाती वहाँ। अच्छा, तो आप समझते हैं कि उनका मुतालबा जायज़ था, चाहे इस्लामाबाद एयरपोर्ट का हो चाहे लाहौर एयरपोर्ट वो देखे ना वो उनको डर भी नहीं है, उनको यकीन था और पुलिस के साथ, पुलिस के रवैये के साथ। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में एक तासुर पाया जाता है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि अगर ये तासुर है भी तो आपकी ज़बान से ये क्लियर हो जाए एक दफ़ा वंस फॉर ऑल। पाकिस्तान में ये तासुर है कि जितनी तहरीकें चलती हैं मुंतखब हुकूमतों के ख़िलाफ़, वो फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर नहीं चलती। तो इस दफ़ा तो ऐसा कोई मामला नहीं है ना? नहीं, तहरीकें तो खुद चलती हैं, आशीर्वाद तो उस वक्त तो हासिल होता है जब वो कामयाब हो जाती हैं तो फिर तो उन्हें करना ही होता है, लेकिन तहरीकें तो खुद ही चलाई जाती हैं। फिर उनको बुलाया जाता है, जब उनको बुलाया जाए तो फिर तो वो आना ही होता है उन्होंने। इसलिए आप हिस्ट्री देखें, पीएनए की मूवमेंट चली, उससे पहले मूवमेंट चली, जो भी चली, बुलाया गया, फिर हाथ डाले जाते हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम की जाती हैं। तो आप कह रहे हैं कि किसी जगह पर किसी मौके पे ये इनकलाब, ये तहरीक कादरी साहब वाला जाके फ़ौज को बुलाएगा तो फ़ौज को आ जाना चाहिए। तो कादरी साहब तो नहीं फौज को बुलाएंगे, लेकिन आप बुलाएंगे? नहीं, अवाम बुला सकती है। आप बुलाएंगे? अब देखें अवाम के साथ, अवाम को मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। बेरोज़गारी है, महंगाई है, नौजवानों को जॉब नहीं मिल रहे, ये सारी चीज़ें हमारे 10 पॉइंट में लिखी हुई हैं। अच्छा, चौधरी साहब, कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही थी कि खान साहब ने अपना बहावलपुर का जलसा पहले मुलतवी कर दिया था, मनसूख कर दिया था। शेख रशीद साहब ने ट्रेन मार्च अपना ख़त्म कर दिया। तो कादरी साहब भी अपनी पाकिस्तान आमद या तो मुलतवी कर सकते थे या मनसूख कर सकते थे, कि ऐसी कोई बात थी ऑपरेशन के हक में? बिल्कुल थी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा, आप ये खबर दे रहे हैं कि कादरी साहब अपना पाकिस्तान आना छोड़ सकते थे? बिल्कुल छोड़ सकते थे अगर जब शुरू हुआ था, लेकिन उसके जब ये वाक़या पेश आ गया ना लाहौर वाला, उसके बाद नहीं छोड़ सकते। उसके बाद अगर छोड़ते तो वो उनका बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान होना आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, पहले तो छोड़ सकते थे, क्योंकि पहले ओरिजिनली वैसे उनका प्रोग्राम इस तारीख को नहीं था, वो जुलाई में आने का था। तो वो कर सकते थे, लेकिन किसी वजह के बना पर वो भी ये जो ऑपरेशन है उसकी बना पे ऊपर किया जा सकता था, लेकिन जब ये वाक़या पेश आ गया उसके बाद तो नामुमकिन था उनके लिए। तो चाहे जो मर्ज़ी कर देते वो पोस्टपोन कर देते, तो फिर तो उनका यहाँ पर आना ही मुश्किल हो जाना था। एक ब्रेक लेते हैं न्यूज़ आवर में और साबिक वज़ीर आज़म साहब से पूछेंगे कि कराची का मसला सियासी तौर पे कैसे हल किया जा सकता है। मुल्क के और बहुत से इश्यूज़ पे इनसे डिस्कस करेंगे, उनके हल चौधरी साहब से जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आवर में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजाअत हुसैन साहब से बात करते हैं। कराची के मसले का सियासी हल एक साबिक वज़ीर आज़म की ज़बान से सुनते हैं। चौधरी साहब, सियासी मसला कराची का कैसे हल होगा? देखिए जी, मैं 6 साल तक इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ, ठीक। तो उस दौरान वहाँ पर हर किस्म की ब्रीफिंग होती रही है, बताते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। उस वक्त से लेकर आज तक मैं इस पहुँचा हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर की बजाय इसको सियासी मसला है। पार्टियों ने अपने अपने विंग्स बना रखे हैं, मिलिटेंट विंग्स बना रखे हैं जो ये काम करते हैं, तो उनको जितनी देर तक ना संभाला गया, लेकिन अब कुछ और बढ़ रहा है। मिलिटेंट और भी आ चुके हैं, शहर के इर्द गिर्द भी आ चुके हैं, वो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अब कुछ बढ़ गया, लेकिन पहले ये कंट्रोल कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब भी इसको सियासी तरीके से हल करें और तभी ये मसला हल होगा, वैसे मसला चलता रहेगा। अच्छा, कराची से याद आया, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी कराची में हैं। उनके मसले का क्या सियासी हल निकलेगा, अदालती हल निकलेगा? उनका भी अदालती हल भी उन्होंने अदालती हल के लिए भी किया हुआ, लेकिन है वो सियासी मसला। अच्छा, है सियासी मसला। मतलब क्या सियासत में क्या मसला है उनका? सियासत में मसला ये है कि वो बदले वाली जो सियासत है ना, वो हो रही है। मियाँ साहब अपना बदला ले रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब से। बदला ले रहे हैं, बिल्कुल। इसमें आप समझते हैं या फौज भी समझती है ऐसा? नहीं, बदला ले रहे हैं, सबके सामने है, फौज समझे ना समझे। तो परवेज़ मुशर्रफ को जाने देना चाहिए? रोकने का फायदा ही कोई नहीं है।
क्या करना रोकते हैं उनको। बदले ये इसी से पता चलता है हरदर्मी है। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब को जाने दिया जाए तो ये इनकलाब, ये तहरीक ज़रा ख़त्म हो जाएगी, ज़रा माठी पड़ जाएगी? तो जाने दिया जाए, जाने से मैं यकीन से कहता हूँ वो चले गए ना वो बाहर, तो वो वापस आ जाएंगे। ये मुशर्रफ साहब अगर चले जाएं बाहर तो ये इनकलाब वगैरह ज़रा ठंडे पड़ जाएंगे, फिर कादिर साहब भी बाहर चले जाएंगे? नहीं, ये मुशर्रफ साहब की वजह से इनकलाब तो नहीं आ रहे। नहीं ठीक हो गए सब कुछ? ये तो अपने ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो ये फौज की, मियाँ साहब की कुछ चपकलिश चलती रहेगी उसके बाद भी? वो और वजूहत है, इसकी और वजूहत है। कुछ और भी इशू हैं क्या परवेज मुशर्रफ के अलावा, मियाँ साहब और एस्टैब्लिशमेंट या फौज के दरमियान? मसलन इंडिया से दोस्ती या कुछ और फॉरेन पॉलिसी वगैरह के इश्यूज? देखिए हमारा मुल्क इस वक्त बड़े ही गंभीर सूरत हाल में है। तीनों तरफ से हमारे जो मालिक हैं उनके साथ तल्लुकात हमारे ख़राब ही होते जा रहे हैं, दिन ब दिन दोस्ती की तरफ तो नहीं जा रहे। लेकिन 35 साल तो फौज ने भी हुक्मरानी की ना, जिसमें कुछ अर्सा आपकी हुक्मरान भी रही। देखिए यहाँ पर कोई ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे। मैं इंडिया गया था, मैं मनमोहन सिंह से प्राइम मिनिस्टर को मिला था, तो मीटिंग के दौरान मैंने कहा जी जितनी देर तक दोनों मुल्कों के सरबराह जो हैं बोल्ड और अनपॉपुलर स्टेप नहीं लेंगे उतनी देर तक मसला हल नहीं होगा। अगर बेशक अनपॉपुलर स्टेप हों लेकिन हों बोल्ड स्टेप लें दोनों मिल के। तो वो बोल्ड और अनपॉपुलर स्टेप्स क्या हैं, किस तरह लिए जाएंगे? उन्होंने पंजाबी में मुझे कहा कि मुझे मरवाना नहीं। अच्छा, मैंने मरवाना नहीं। हाँ, तो वहां पर भी मारने वाले हैं और यहाँ पर भी मारने वाले लोग हैं। मारने वाला मुहावरा होता है। लेकिन बोल्ड और अनपॉपुलर स्टेप्स कैसे लेंगे जब ऐसा तासुर दिया जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती ये बोल्ड और अनपॉपुलर स्टेप्स? यही तो मैंने कहा था कि कोई ना कोई तो ले अपने। तो मियाँ साहब ले रहे हैं ना, फिर आप मियाँ साहब की हिमायत करें इस मामले पे। नहीं ले रहे ना, ये छोड़ देंगे कि मैं इक़्तिदार में रहता हूँ कि नहीं रहता, मेरी वज़ारत में रहती है कि नहीं रहती। मसले हल के लिए को लेने पड़ेंगे उनको जो अनपॉपुलर होगा मुल्क के अंदर। आपने वैसे अमिताभ बच्चन को तो पाकिस्तान आने की दावत दे रखी है, आपको गद्दारी का डर नहीं लगा कि मुझ पे गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाएगा, लेबल लग जाएगा? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगा। तो ऐसे ही इनविटेशन आप एक्सटेंड कर सकते हैं मोदी साहब को भी 6 महीने बाद? प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे मोदी साहब होते तो फिर मैं कर सकता था। प्राइम मिनिस्टर को इन्विटेशन तो प्राइम मिनिस्टर दे सकता है। तो जितनी बार इन्विटेशन देंगे मियाँ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर, आप उसे सपोर्ट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल देंगे, दावत दें को होना चाहिए। तलका तो बढ़ने चाहिए ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। यही किरदार आप अदा करें ना फौज के और मियाँ साहब के ताल्लुकात बनाने में भी, खासतौर पे परवेज मुशर्रफ के मामले पर। तो मैंने 2-3 दफ़ा कहा कि उनको इजाज़त देनी चाहिए। अच्छा, तो आपकी कोई बातचीत हुई इस हवाले से हुकूमत से परवेज मुशर्रफ के मामले पर? हुकूमत से नहीं हुई। तो आप करने पे राज़ी हैं, एक्सटेंड करेंगे अपना किरदार? अगर वो चाहेंगे तो फिर आप ज़रूर उनको कहा जा सकता है कि भाई ये छोड़ो, अब जिद छोड़ो। हाँ। उसमें किरदार अदा किया जा सकता है, लेकिन ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। इस ऑपरेशन की वजह से आपको लगता है नहीं कि मियाँ साहब की और फौज के जो इख्तलाफात थे वो किसी हद तक कम हो गए हैं? अब परवेज मुशर्रफ का मामला भी सुलझ जाएगा? सुलझ जाएगा, गा वाली बात है ना जी। अरे सुलझ जाए तो सही हो। अभी तक वो जिद में है। कौन जिद में? मियाँ साहब या फौज? मियाँ साहब। मियाँ साहब जिद में। तो उनकी जिद कैसे खत्म होगी? अब समझाने वाला भी कोई नहीं है। पहले हुआ करता था कि एक मुल्क का सदर हुआ करता था, वो अगर ऐसी बात होती थी तो हमेशा गुलाम शाह खान साहब इंटरफेयर किया तो उस वक्त ये मामला ख़त्म हो गया। अब वो भी ऐसा कोई सदर नहीं है कि जो दोनों को बुला के समझा सके। चौधरी साहब समझाने के बजाय वो तो असेंबली तोड़ दिया करते थे। असेंबली तोड़ने वाले भी तोड़ी, लेकिन समझाते मेरे इल्म में है चीज़ कि उन्होंने समझाने वाले का काम भी किया गुलाम शाह खान साहब ने, और समझ भी गए थे। तो आज आप समझा दें मियाँ साहब को कि जाने दें परवेज मुशर्रफ साहब को? अगर पूछेंगे तो फिर मैं बताऊँगा।
तो मैंने जाने का मैं स्टेटमेंट कई दफ़ा दे चुका हूँ, कई दफ़ा स्टेटमेंट दे चुका हूँ मैंने, उन्होंने ना रोका जाए। अच्छा, क्या आप उम्मीद दिला सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब अगर चले गए तो बाकी मामला फिर संभल जाएंगे, फिर 5 साल गवर्नमेंट पूरी करेगी, आपको यकीन हो जाएगा? नहीं या नहीं, उम्मीद? ये नहीं मैं कह सकता। ये नहीं कह सकते आप? क्या आपको फिर भी कोई खतरा है? खतरा क्योंकि उनको अपने आप से खतरा है ना, मुझे तो खतरा नहीं है। अच्छा, ये वैसे आप ये तो मानते हैं ना कि परवेज मुशर्रफ बोन ऑफ कंटेंशन है फौज और हुकूमत के दरमियान? अब बन गया, अब बन गया। अब बन गए, तो किसने अना का मसला बना लिया परवेज मुशर्रफ को दोनों साइड्स में से? अना का मसला तो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया नहीं, फौज ने नहीं बनाया। फौज ने नहीं बनाया। फौज को सियासत में मुदाखलत का हक होना चाहिए। सियासत में फौज का एक अदारा है ISI, उसको तो वो तो सियासत में इंटरफेयर करते हैं ना। लेकिन वो तो पॉलिटिकल विंग खत्म कर दिया था ISI का। पॉलिटिकल विंग होना चाहिए और है भी और होना भी चाहिए। मैं इस में वो अभी भी है पॉलिटिकल विंग। पॉलिटिकल विंग होना चाहिए। मुझे ये नहीं पता इस वक्त काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस हक में हूँ। जब मैं वजीर था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि पॉलिटिकल विंग ख़त्म ना किया जाए, मतलब ज़रूरी है पॉलिटिकल विंग। ISI को सियासत में मुदाखलत करते रहना चाहिए। मुदाखलत का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव ही चले, पॉजिटिव भी मुदाखलत हो सकती है। पॉजिटिव मुदाखलत में कोई हर्ज नहीं है। नेगेटिव मुदाखलत कैसे हो सकती है ISI की? पॉजिटिव इस तरह कैसे हो सकती है कि भाई अगर PNA की तहरीक वाली अगर गलत काम कर रहे हो तो उनको बता सकते हैं, कह सकते हैं ये तो ये गलत काम कर रहे हो। ISI के नाम पे आपको पानी पीने की जरूरत पड़ गई है चौधरी साहब, लेकिन मैं आपसे मजीद सवाल भी करना चाहती हूँ समझने के लिए। आप कहते हैं कि ISI को सियासतदानों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ध्यान तो रखना चाहिए ना जी, इसीलिए बैठे हुए हैं। कैसे ध्यान रखना चाहिए? कई लोगों के ऊपर शक किया जा सकता है। आपको लगता है कि सियासतदानों में से कोई गद्दार भी है? गद्दार कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। समझा जा सकता है कि भाई। तो अभी मौजूदा सियासतदानों में से कौन कौन गद्दार है? मैं तो किसी को भी नहीं कहता, मैं क्यों? आप किसी को समझते भी नहीं है? गद्दार का भी लफ्ज़ जो है ना वो भी बड़ा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, गद्दार का लफ्ज़ तो वो गद्दार का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया परवेज मुशर्रफ साहब के मतलब, वो कहाँ की गद्दारी है? कि एक आर्टिकल 6 में उन्होंने अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 6 में, तो ये गद्दारी में आ जाता है। 18-20 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, वो भी सबको गद्दारी ज़िम्मे में ले हैं। तो गद्दारी तो वो होती है जिसने दूसरे मुल्क के साथ साज़बाज़ की हो, दूसरे मुल्क का एजेंट बन गया हो, तो वो एक आर्मी चीफ का मतलब ये कह देना कि ये गद्दार है, तो सिपाही तो ये समझेगा कि मेरा सिपा सलार जो है वो गद्दार निकला है। उसको भी तो समझाना किसी ने जो सियाचिन में बैठा हुआ है। उसको जब खबर मिलेगी कि मेरा बॉस जो है वो गद्दार निकला है, वो क्या उसके ऊपर बीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके इस कीमती वक्त का। चौधरी शुजात हुसैन समझते हैं और मानते हैं कि ISI को सियासत में पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। ISI का पॉलिटिकल विंग होना चाहिए, क्योंकि सियासतदानों का ध्यान ISI को रखना चाहिए। और सियासतदानों में कोई गद्दार हो भी सकते हैं या जिन्हें समझा भी जा सकता है। और चौधरी साहब ये भी समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ बोन ऑफ कंटेंशन है एस्टैब्लिशमेंट प्लस फौज और मियाँ साहब की गवर्नमेंट के दरमियान, और अगर ये कांटा हट जाए तो मियाँ साहब के रास्ते में कहीं कहीं फूल आ सकते हैं। सियासत में ना तो कुछ बईद होता है और ना ही हतमी। इमरान खान अभी तो ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन उन पे दबाव बहुत है, हुकूमत करने का भी और गिराने का भी। वेलकम बैक टू न्यूज़ आवर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रमजान के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। ये फैसला इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी के इजलास में किया गया, जिसमें कौमी असम्बली से इस्तीफों का मामला भी ज़ेर गौर आया।
उधर हुकूमत गिराने के लिए आज लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिर कादरी के साथ चौधरी बरादरान और शेख रशीद समेत मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने मुलाकातें की। इस मुलाकात में मौखर इनकलाब को मौसर इनकलाब में बदलने के लाए अमल पर भी गौर किया गया और इस सियासी बैठक में अगर किसी की कमी आज फिर महसूस की गई तो वो तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान थे। कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ डॉक्टर कादरी का साथ देने के मामले पे कुछ कंफ्यूज्ड है। इमरान खान साहब की ज़ात को एक खदशा ये हो सकता है कि ऐसा करके कहीं उनके दामन पे एस्टैब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होने का धब्बा ना लग जाए। और एक शिकवा इमरान खान साहब को ये भी है कि इंतखाबात में उनके साथ धांधली हुई थी जिसके खिलाफ वो तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। दूसरी तरफ एक जवाब उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की सूरत भी देना है जिसे एक परेशानी IDPs की सूरत में भी लाहक है और जिन्होंने ऑपरेशन ज़रबे आज़म के बाद बन्नू, कर्क, कोहाट और डेरा इस्माइल खान में डेरे डाल रखे हैं। सिक्योरिटी खदशात की वजह से IDPs को दूसरे सूबे खासतौर पर बलोचिस्तान और सिंध खुशामदीद कहने को अभी तैयार नहीं है और ऐसे में सारा बोझ विफाक की मदद से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ही उठाना होगा जिससे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी का पता भी चल सकता है और इस पर नाक़िदीन पहले ही उंगलियां उठा रहे हैं और कुछ याराने नुक्तादान तो इमरान खान के बार बार खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने के ताने बाने इस बात से जोड़ते हैं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर नहीं कर पाई और इस दाग को सियासी शहादत के पर्दे में इमरान खान साहब छुपाना चाहते हैं। सियासत में जनाब ना तो कुछ बईद होता है और ना ही कुछ हतमी। इमरान खान अभी तो ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहे लेकिन उन पर दबाव बहुत है हुकूमत करने का भी और हुकूमत तोड़ने का भी। अब ये हकीकत है या ये फसाना, इसका हम जवाब लेंगे। सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रसूल बख्श रईस साहब, और सवाल मेरा आपसे ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त डबल प्रेशर में हैं, हुकूमत गिराएं भी और हुकूमत अपनी बचाएं भी। खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे हुकूमत करके भी दिखाएं, करेंगे क्या इमरान खान साहब? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इमरान खान ने गालिबन ये फैसला कर लिया है कि हुकूमत को गिराने की जो तहरीक तजवीज़ की गई है वो उसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन अभी वो अपना वजूद और अपनी तारीख को और अपनी जमात को अलहदा रखेंगे क्योंकि उनका जो सियासी कदकाठ है और उनकी हैसियत है या उनकी जमात की जो सपोर्ट बेस है वो सारे पाकिस्तान के अंदर है और उसका मुकाबला बाकी लोग जो हुकूमत गिराने में इस वक्त मुलविस हैं या तहरीक चलाना चाहते हैं उसके लिए वो उनसे बहुत कम तर है। तो मैं समझता हूँ कि वो उनका अभी वो एक हिस्सा बन के अपने आप को उनमें ख़त्म नहीं करना चाहेंगे बल्कि अपना एक वजूद आखिर दम तक वो अलहदा रखेंगे कि इंतखाबात अगर होते हैं मिड टर्म इलेक्शन जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं तो गालिबन उस स्टेज के ऊपर कोई इलेक्टोरल लैंड भी बने उसके बारे में तो हम कुछ कह सकते, लेकिन पहली बात जो है जहन में साफ रखनी चाहिए कि इस वक्त मुझे समझ आता है मैं गलती कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें हैं वो ऐसा लगता है कि इमरान खान को परसुएट कर लिया गया है जिसने भी किया है कि हुकूमत को गिराए और मिड टर्म इलेक्शंस के लिए आप तैयारी करें। बहुत शुक्रिया आपका रसूल बख्श रईस साहब न्यूज़ आवर को टाइम देने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चाहे इमरान खान साहब गिराएं चाहे बचाएं, लेकिन हुकूमत वहां पर करके दिखाएं और विफाकी हुकूमत को गिराने की तरफ तवज्जो देने के बजाय कुछ तवज्जो पेशावर की तरफ भी दे जाएं कि वहां पर तैयारे गिराए जाने की साजिशें की जा रही हैं। इस साजिश का तोड़ कैसे किया जाएगा ये जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ आवर के साथ रहिए। पेशावर एयरपोर्ट पे उतरते हवाई जहाज पे बरसती गोलियां इस बात का वाज़े ऐलान है कि हम वजीरिस्तान में ऑपरेशन कर तो रहे हैं लेकिन इसका रद्द-ए-अमल शहरों में आएगा और जल्द आएगा। वेलकम बैक टू न्यूज़ आवर। पेशावर एयरपोर्ट पे उतरते हुए हवाई जहाज पे जो गोलियां बरसाई गई वो इस बात का वाज़े ऐलान है कि हम वजीरिस्तान में ऑपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन इसका रद्द अमल शहरों में भी आएगा और बहुत जल्द आएगा। कल रात जो पेशावर के बाचा खान हवाई अड्डे पे उतरने वाली PIA की परवाज पे फायरिंग की गई
इसी अफसोसनाक वाक़े में एक खातून मुसाफिर जाँ बहक और अमले के 2 अरकान जख्मी हो गए थे, लेकिन शुक्र रहा कि जहाज़ को बाहिफाजत उतार लिया गया और तैयारा किसी बड़े नुकसान से बाल बाल बच गया था, वरना 196 मुसाफिरों और अमले के 10 अरकान की जानों को बहुत संगीन खतरात लाहक हो गए थे। कहा यह जा रहा है कि तैयारे को एयरपोर्ट के करीबी इलाके से एक सब मशीन गन से निशाना बनाया गया था और तैयारे को 12 गोलियां लगी। साजिशी मफरूजा एक ये है कि हमला बाहर से नहीं हुआ बल्कि तैयारे के अंदर कोई गड़बड़ हुई थी, लेकिन अगर ऐसा होता तो मुसाफिरों की ज़बानी ये कहानी सामने आ चुकी होती। इस हमले के बाद सिविल एविएशन का एक बयान सामने आया कि हालात काबू में हैं और तमाम फ्लाइट्स मामूल के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ भी काबू में नहीं है। पाकिस्तान के जहाज़ दहशतगर्दों के निशाने पे हैं, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स दहशतगर्दों के निशाने में हैं और इनकी आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जहां पर लैंड करती हैं, जहां से टेक ऑफ करती हैं, वो एयरपोर्ट्स को निशाना बना के पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है। कराची एयरपोर्ट पर हमला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसके बाद बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों ने कराची में सिर्फ दिन के वक्त लैंडिंग करने का फैसला किया। कैथे पैसिफिक पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर चुकी है। एतिहाद और एमिरेट्स ने भी अपना फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने की नवीद सुना दी है। तो क्या ये सब पाकिस्तान को आलमी सतह पे तनहा करने की कोई साजिश तो नहीं है? इसी पे हम बात करेंगे, इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर साद साहब। ब्रिगेडियर साहब, क्या ये कोई साजिश तो आपको नहीं लग रही? पैदल पे एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है, पहले कराची एयरपोर्ट, फिर पेशावर एयरपोर्ट और पेशावर एयरपोर्ट दूसरी बार निशाना बनाया जा रहा है। देखें जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये साजिश है और इसको पाकिस्तान को ये इस तरह तनहा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बैनुल-अक़वामी परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हो जाएं। न कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बल्कि अंदरून मुल्क परवाज़ें जो हैं वो भी उसी ख़तरे से दो चार होंगी। तो वो पाकिस्तान के जितने भी एयर कम्युनिकेशंस हैं उनको ये पैरालाइज़ करना चाहते हैं, इनको ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल ये एक साजिश है, लेकिन इस साजिश के लिए अफसोस की बात यह है कि हम तैयार नहीं हैं और ये पेशावर के ऊपर पहला हमला नहीं है, इसके ऊपर पेशावर के ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट हमला है। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, यहाँ पर रॉकेट हर दूसरे तीसरे दिन रॉकेट गिरते हैं। अभी वो उनकी वजह से ये अगर आपने पहले देखा होगा कुछ साल 1.5 साल पहले यहाँ पर जब हमला हुआ था तो जो फॉरेन एयरलाइंस थी उन लोगों ने तमाम ने अपनी जो फ़्लाइट्स थी वो मनसूख कर ली थी। उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो है वो शुरू हो गई थी और अभी मेरे ख्याल में हम दोबारा उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि यहाँ से कम से कम जो फॉरेन एयरलाइंस हैं वो यहाँ पर अभी नहीं आएंगी। और सही बात है, क्यों आए वो, मतलब है कि ना कि उनको ख़तरा है बल्कि जो वो पैसेंजर्स जो हैं उनको बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ये तो रात को खुशकिस्मती थी, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि आपने कहा ब्रिगेडियर साहब कि हम तैयार नहीं है, ये इस ऑपरेशन का रद्द अमल है, उसका स्लैश पड़ा है हमारे ऊपर। तो कौन तैयार नहीं था? ये तो अंडरस्टूड बात थी कि पेशावर पहला और प्राइम टारगेट हो सकता है ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के नतीजे में दहशतगर्दों की तरफ से। देखें जी, जो ये ऑपरेशन है, आर्मी जो है वो फ़िलहाल जा रही है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जिधर आपके पास फ़िज़िकल स्पेस नहीं थी उधर आप फ़िज़िकल स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो आपने कर ली है, लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है। वो रिलोकेट हो जाएगा, किसी और जगह पे अपना वो हेडक्वार्टर बना देगा और वहाँ से शुरू हो जाएगा, अफगानिस्तान से कर लेगा। देखें जी, जब तक आपने इनका जो मास्टरमाइंड है, जो ब्रेन है, जिधर प्लानिंग होती है, जब तक आप उसके पीछे नहीं जाएंगे, ये 10 दहशतगर्द मार देना, 20 दहशतगर्द मार देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आप शाखें काटते जाएँ, शाखें दोबारा उगती रहेंगी, उनसे कोई उनको खास नुकसान नहीं पहुंचता। उनको मैन पावर की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब मैन पावर की प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आप 50 दहशतगर्द 100 दहशतगर्द मार दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब तो तक आप एक रेजिमेंट टर्म है, ये मास्टरमाइंड कहां जाके मारना चाहिए? जे जिधर भी हों, अमेरिका ने छोड़ा उनको, उसामा बिन लादेन को क्या अमेरिका ने छोड़ा पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर? वो जहां भी है। बाकी इजराइल को देखें जी, जिन लोगों ने म्यूनिख ओलंपिक्स में इजराइलियों को मारा था उन सारों को उन्होंने चुन चुन के, किसी को स्टॉकहोम में, किसी को लंदन में, किसी को पेरिस में, पूरी यूरोप में उनको उन्होंने चेस किया और उनको आखिर में सब पांचों को उन्होंने मार दिया। मेरे ख्याल में 8-10 थे, 8-10 उन्होंने मार दिए। तो मेरे ख्याल में हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए, हमारी ये इस्तख़बाराती इदारे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनको चाहिए ना कि इनके मालूम करेंगे किधर हैं। जब तक आप बैलेंस टेरर विद द टेरर नहीं करेंगे ये काम नहीं बनेगा इस तरह।
ये आप 10 ऑपरेशन कर लें, वजीरिस्तान में कर लें, फलाने में कर लें, फिजिकल स्पेस ले लेंगे, लेकिन मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, प्लानर बैठा हुआ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ऑपरेशन तो हमने करना है और हर सूरत में करना है और पूरी कामयाबी से करना है, उसको तो नहीं रोका जा सकता चाहे जितने भी अटैक्स का खतरा पैदा होता रहे। तो ये बताएं कि नौ पाकिस्तान के ऑपरेशन के साथ साथ बाकी पूरे मुल्क को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं? देखें जी, इस वक्त जो हमारी वो है, आप इस एक खुदकुश आदमी ने अगर जैकेट पहन ली है, उसको बड़ा मुश्किल है उसको रोकना। इतना बड़ा इलाका है पाकिस्तान, उसके अंदर जो है स्लीपर सेल इनके मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल लोकल पुलिस को अटेम्प्ट करनी चाहिए, लोकल जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो उनको करनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारे जो इस्तिखबाराती इदारे हैं उनका काम है, और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको अभी इस बात के ऊपर बहुत मतलब है कि फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए कि इनके लीडरशिप को हम कैसे निकालें। देखें जी, 10-15 दहशतगर्द मार देना, 20 दहशतगर्द मार देने से काम नहीं बनेगा। हमें लीडरशिप जो है ना उसको एलिमिनेट करना है। जब तक लीडरशिप एलिमिनेट नहीं होगी, आपने उसमें देखा इजराइल ने ये सुसाइड बॉम्बिंग्स की बहुत बड़े उनके ऊपर हमले आए थे, उन्होंने जो उनके मास्टरमाइंड थे उनको एलिमिनेट किया। उसमें यासीन जैसा आदमी जो अपाहज था उसको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे कि इनकी लीडरशिप के पीछे नहीं जाएंगे, इनके कमांड कंट्रोल जो नर्व सेंटर है उसको आपने एलिमिनेट करना है, तब आप इसकी जान छूटेगी। वरना अगर वो 10 हमले करता है, अगर पुलिस बहुत भी एफिशिएंट हुई, 9 रोक लेगी, 10 वहां पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब न्यूज आवर से बात करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जब तक दहशतगर्दों का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह नहीं किया जाएगा, जब तक उनके टॉप हेड को मारा नहीं जाएगा, तब तक ये दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल खत्म नहीं होगा, क्योंकि फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड। तो देखना यह है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म कितनी कारी ज़रब लगाता है, कितनी कामयाबी से लगाता है कि दहशतगर्दी का ये नासूर इस पाक वतन से, इस पाक सरजमीन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और ये पाक सरजमीन वाकई पाक हो जाए। न्यूज़ आवर देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।